तो आप ये बताओ कि C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड N में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? C डबल बॉन्ड N बना रहे हैं, या एल्कीन, एल्कीन में क्या करते हैं? और अगर ये अनसिमेट्रिकल हुआ ना यहाँ पे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आ जाएंगे, इसके EZ आ जाएंगे। आप ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ROY PPT। तो आपको हर एक का स्पेसिफिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है कि रॉय पीपीटी। तो रॉय पीपीटी का मतलब रिएक्टेंट क्या हो सकता है हमारा, या तो एल्डिहाइड होगा या क्या होगा हमारा, इनामाइन मींस एल्कीन एंड 3 डिग्री नाइट्रोजन इज इन कॉन्जुगेशन। इट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड डिहाइड्रेशन। pH 1 पे हमारा जो एमीन है ना, तो हाईली एसिडिक मीडियम में ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, कीटोन भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, यानी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन फॉलोड बाय क्यूएच हीट। बैठ जाओ। चलो आज एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे। हेडिंग लगाओ, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद NH2Z। Z यहां पे R हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, H भी हो सकता है, Z कुछ भी हो सकता है, हेट्रो एटम, हाइड्रोजन, अल्काइल, फिनाइल, कुछ भी। लिखो आप रिएक्शन ऑफ NH2Z। लिख लिया सब लोगों ने? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, अब मैं ये बता रहा हूं कि रिएक्शन क्या होगी, है ना। इसमें हमने यूज किया NH2Z और pH ले लिया 4 to 5, यानी माइल्ड एसिडिक मीडियम ले लिया ना, तो नेट यहां से वाटर निकल जाएगा। और आपको यूज करना है H+ एज ए कैटलिस्ट, ट्रेसेस ऑफ एसिड डालने। तो कीटोन और NH2Z से वाटर निकलेगा, तो यहां से बनेगा क्या हमारे पास, C डबल बॉन्ड N बन जाएगा, और साथ में ये आएगा Z प्लस वाटर। लिखो इसको पहले, यानी NH2Z जब कीटोन एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो वाटर निकल जाता है। माइल्ड एसिडिक मीडियम में करते हैं। लिख लिया सबने? आप नीचे लिखो इसका मैकेनिज्म। जैसे हमारे पास कीटोन है और पहला हमने ले लिया एमीन न्यूक्लियोफाइल, इसमें H+ बाद में ऐड करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि नाइट्रोजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कीटोन इलेक्ट्रोफाइल है। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इससे क्या बना बताओ, ये O- बना
और ये बना NH2Z, और N पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस आ गया, मतलब हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दिया, ठीक है ना। अब आपने जो एसिड डाला है एज ए कैटलिस्ट, जैसे मान लीजिए आपने HB डाल दिया, H2SO4 या कोई भी एसिड डाला आपने, तो O माइनस एब्स्ट्रैक्ट H प्लस, तो ये बनेगा OH, और ये क्या बनेगा NH2Z, और यहां से कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है ना। अब हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है वो इससे ले लेगा H प्लस, इससे क्या बना हमारे पास एक OH, और ये बना NHZ प्लस, क्या रीजनरेट हो गया बताओ, ये हमारा HB रीजनरेट हो गया, यानी HB यूज एज ए कैटलिस्ट। अब आपको बताना है कि आगे का मैकेनिज्म कैसे होगा। वैसे आप पहले भी प्रोटोनेट करते हैं ना, प्रोडक्ट वो सेम बनते हैं, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज में लिखा है कि भाई इसको मतलब बाद में ऐड करते हैं, क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो पहले ऐड अटैक हुआ फिर ऐड किया उसको। तो अब बताओ आगे का मैकेनिज्म कैसे होगा। हाँ, ये अनस्टेबल है। ये क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि ये डिहाइड्रेट होगा इजीली। अब इजीली डिहाइड्रेट कैसे होगा, पहले ये OH और H+ से वाटर निकल जाएगा, है ना, वाटर निकल के ये क्या बना बताओ, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, हाईली स्टेबल कैटायन बना ये, और साथ में क्या बना है हमारे पास B-, वही HB से H+ निकल गया, B- बच गया, है ना। ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन है, कंप्लीट ऑक्टेट, मोर कोवलेंट बॉन्ड, तो ये मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, ये स्टेबल RS है इसका। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, B- फिर से इसका H+ ले लेगा, है ना, H+ लेके क्या बन जाएगा बताओ, HB डबल बॉन्ड NZ प्लस क्या बन गया, HB। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा एक ही कार्बन पे NH2OH है ना, ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि जब ये डिहाइड्रेट होके क्या बनाता है, C डबल बॉन्ड N। तो आप ये बताओ कि C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड N में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, C डबल बॉन्ड N की ज्यादा है। तो जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ना, उतना आसानी से वो क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। समझे आप, ठीक है। जैसे मान लो एल्कीन बना रहे हैं, C डबल बॉन्ड N बना रहे हैं, या एल्कीन में क्या करते हैं, H2SO4 डाल के हीट करते हैं, तब डिहाइड्रेट होता है। ये इंटरमीडिएट बहुत इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी एल्कीन से भी ज्यादा है। बात समझे आप, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म लिखो पहले। तो इस तरीके से नेट डिहाइड्रेट हो गया। लिख लिया, आजकल अभिषेक नजर नहीं आ रहा है, तबीयत तो सही है। आगे बढ़े भाई। यानी अगर ये C डबल बॉन्ड N नहीं बन रहा होता तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होके यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट पे स्टॉप हो जाती। हम ये भी लिख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि वो एसिड कैटलिस्ट में इजीली
डिहाइड्रेट हो जाता है। अगर कोई रिएक्ट करता है ना रिएक्शन के बीच में तो भी वो अनस्टेबल होता है। आगे बढ़े। पहले कुछ एग्जांपल लिखते हैं, इससे रिलेटेड जेड क्या क्या हो सकता है वो लिखेंगे, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। ये बताओ कि अगर ये कीटोन में मैं प्राइमरी एमीन डाल दूं NH2R, बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट। ये वाटर निकाल देंगे हम लोग, वाटर निकाल के ये C डबल बॉन्ड N बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ए इमीन फॉर्मेशन। C डबल बॉन्ड N बनने को इमीन भी बोलते हैं, इसको इमीन को बोलते हैं सिफ बेस फॉर्मेशन। तो सिफ बेस कब बनता है, जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन किससे करेंगे अपन, 1 डिग्री एमीन से। लिखो आप साथ साथ। ऐसे अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कर दूं, हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब, हाइड्रोक्सिल मतलब NH2 एमीन मतलब, हाइड्रोक्सिल मतलब OH और एमीन मतलब NH2, इससे ये वाटर निकल जाएगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। और अगर ये अनसिमेट्रिकल हुआ ना यहाँ पे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी आ जाएंगे इसके, EZ आ जाएंगे, है ना, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। अभी तो नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो लाइक ग्रुप में। आगे बढ़े, दोनों लिख लिया आपने। प्राइमरी एमीन डालोगे तो इमीन बनेगा, NH2OH डालोगे तो NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन डालोगे तो ऑक्साइन बनेगा। और अगर हमने एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजीन डाल दिया, हाइड्रोजीन मतलब NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजीन, तो क्या होगा बताओ, यहां से ये वाटर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड N बनेगा, तो हाइड्रोजीन से बनने वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं हाइड्रोजोन, है ना। हाइड्रोजीन से जो बनेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजोन। और अगर मैंने हाइड्रोजीन का एक H हटा के फिनाइल लगा दिया, तो इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजीन, क्योंकि इसको हाइड्रोजीन डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव मतलब क्या, H हटा के ग्रुप लगा लो आप। इसमें कौन सा नाइट्रोजन अटैक करेगा, लेफ्ट वाला करेगा ना, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में, तो ये अटैक किया, वाटर निकल गया, सेम मैकेनिज्म। और ये क्या बना, NHPH, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन। जीन कन्वर्ट इनटू जोन।
ऐसे अगर अपन एल्डिहाइड कीटोन में H हटा के फिनाइल लगा दें, इसका नाम क्या है बताओ? फिनाइल हाइड्रोजीन। सेम ही है ना दोनों, ये तो है ना, इसका नाम भी फिनाइल हाइड्रोजीन है। लेकिन अगर मैं यहां एक NO2 लगा दूं और यहां भी एक NO2 लगा दूं, अब इसका नाम है 2,4 DNP। तो हाँ, तो इसका नाम क्या होगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। और कौन सा नाइट्रोजन अटैक करेगा? लेफ्ट वाला 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। वाटर निकाल लो, C डबल बॉन्ड N बनेगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। जीन का बन जाएगा जोन, जोन जोन जोन। रेड जोन तो मूवी का नाम है यार। आगे बढ़े। ये जो लास्ट वाला बनाया ना हमने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है। आपको एल्डिहाइड कीटोन टेस्ट करना हो तो 2,4 DNP डाल दो। जैसे ही 2,4 DNP डालोगे, ऑब्जर्वेशन आएगा इसका ROYPPT। अब ये बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ROYPPT? यानी रेड कलर आ सकता है, ऑरेंज पीपीटी या येलो पीपीटी। रेड, ऑरेंज या येलो पीपीटी आई तो इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन इज कंफर्म्ड। वो क्या होता है, जैसे मान लो कीटोन है, एल्डिहाइड है, फिर हमारा हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उसमें कलर डिफरेंट आते हैं सब में। तो आपको हर एक का स्पेसिफिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है कि रॉय पीपीटी है ना। तो रॉय पीपीटी का मतलब रिएक्टेंट क्या हो सकता है हमारा? या तो एल्डिहाइड होगा या क्या होगा हमारा? कीटोन होगा। समझे आप? इसका एक नाम भी है, ब्रॉन्स रिएजेंट। कुछ लोग ब्रॉन्स बोलते हैं और कुछ लोग ब्रैडीज भी बोलते हैं। वो होगा ना, नाना जी और दादाजी ने अलग नाम दे दिया होगा। घरों में एक बच्चों के कई मल्टीपल नाम होते हैं। ब्रॉन्स और ब्रैडीज रिएजेंट। ये किसका नाम बताया मैंने आपको? 2,4 DNP का। पहले 2,4 DNP के नीचे प्रोडक्ट में वहां लिखो ऑब्जर्वेशन इज रेड, ऑरेंज और येलो पीपीटी। रेड, ऑरेंज या येलो पीपीटी लिख लिया। फिर लिखो 2,4 DNP इज ऑल्सो नोन एज ब्रैडीज रिएजेंट और ब्रॉन्स रिएजेंट। ब्रॉन्च और ब्रैडीज। लिख लिया आपने? सब नोट कर लिया? इन सब के मैकेनिज्म एक ही जैसे हैं।
ये बताओ कि अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से किया जाए, हाइड्रोजीन का H हटा के एमाइड लगाओगे ना, तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा नाइट्रोजन अटैक करेगा, लेफ्ट वाला अटैक करेगा कीटोन पे या राइट वाला या बीच वाला। लेफ्ट वाला करेगा ना, क्योंकि राइट वाला और बीच वाला क्या है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये हमारा वाटर निकल जाएगा सेम मैकेनिज्म से, और इससे क्या बनेगा, सेमी कार्बाजाइड विल कन्वर्ट इनटू सेमी कार्बाजोन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों नाइट्रोजन थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना है, क्योंकि ये NH2 दोनों है, लेकिन ये एमाइड है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। जो लोन पे रेजोनेंस में चले गए उसकी न्यूक्लियोफिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन में 2 डिग्री एमीन डाल दें, 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री एमीन डाल दें, और वहां ऐड करें H2SO4 या H+ एज ए कैटलिस्ट, TSOH मतलब पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, कोई भी सल्फोनिक एसिड का सोर्स, तो हमारे पास ये बनेगा प्रोडक्ट। इसको इनामाइन बोलते हैं। इनामाइन किसको बोलते हैं, इनामाइन मतलब होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन कॉन्जुगेशन विद 3 डिग्री एमीन। यानी अगर कोई भी एल्कीन के साथ नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में है, और नाइट्रोजन की डिग्री कितनी होनी चाहिए बताओ, 3 डिग्री। अगर वो 3 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज इनामाइन बोलेंगे। इसका मैकेनिज्म लिखो, पहले रिएक्शन लिखो और फिर मैकेनिज्म लिखो। Enamine means alkene and 3 degree nitrogen is in conjugation. ठीक है, आपको मैकेनिज्म ट्राई करना है। सिंघाने जी के दोस्त, क्या भाई सिंघाने जी सही है एकदम, खबर मतलब लाइव देख पा रहे हो सिंघाने जी को, तुम लोकेशन ट्रैक कर पा रहे हो उनकी? लोकेशन भेजता ही नहीं है। तो गोवा में तो फोन काम करता है ना, सिंघाने जी भी गोवा में है ना, तो उनको बोलना है यार लोकेशन तो शेयर करें यार। आईफोन यूज करते हैं क्या, आईफोन? तो तुम एक काम करना, इस बार सिंघाने जी आए ना, मैं तुमको एक छोटा सा एयर टैग दूंगा, एक सिंघाने जी के बैग में डाल देंगे अपन, उसमें लाइव ट्रैक होता है एकदम, और सिंघाने जी को पता भी नहीं चलेगा। एयर टैग आता ना, छोटा सा 2-2.5 हज़ार रुपये का आता है, वो शानदार है एकदम। मैं तो जब भी बाहर जाता हूँ ना, तो उस एयर टैग को एक पासपोर्ट वाले बैग में डाल लेता हूँ, एक एयर टैग को दूसरे बैग में, ऐसे 3-4 में बैग में डाल लेता हूँ, और फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ उसको। तो जैसे ही आप रेंज के बाहर जाते हो बताता रहता है सब।
शानदार चीज है एयरटेक। लिख लिया भाई सबने? मैं क्या लिखो? Enamine means alkene and 3 डिग्री नाइट्रोजन इज इन कॉन्जुगेशन। इसमें देखो ये एल्कीन और 3 डिग्री नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में, ये इनामाइन है। एल्कीन और 3 डिग्री नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में है, ये इनामाइन है। मैं क्या लिखो? पहला स्टेप क्या करोगे बताओ? पहले नाइट्रोजन का अटैक, पहले आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दो, इससे ये बनेगा O- और N पे आएगा प्लस। फिर जैसे आपने मान लो पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड डाला, O- ले लेगा इसका H+, तो क्या बन गया हमारे पास? ये OH, कार्बिलो एमीन बोलते हैं इसको, ये बन गया N+ एंड TSO-। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये वापस O- ले लेगा इसका, तो हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन सेम एटम प्लस पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गया। इट इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, यानी इसका H इसका OH प्रोटोनेट होके वाटर निकलेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। फिर ये बना हमारा नाइट्रोजन, sp2 बनेगा, थोड़ा प्रॉपर बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ? अब नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं है, तो ये अल्फा से H+ लेगा। 2 डिग्री एमीन नाइट्रोजन था ना अटैक, तो उसमें एक ही H था, ये बन जाएगा। और प्लस हमारा सल्फोनिक एसिड रीजनरेट। तो अगर आपने 1 डिग्री एमीन डाला तो वाटर निकल के C∪N बनेगा। 2 डिग्री एमीन डाला तो ये इनामाइन बन जाएगा। लिखो मैकेनिज्म। नोट कर लिया आपने सबने?
आप तो लिख लिया होगा। आप नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले ये बताओ, ये सब जो रिएक्शन डिस्कस किया था ये एल्डिहाइड के लिए किया था या कीटोन के लिए किया था? दोनों के लिए है ना। तो पहला ये लिखोगे ऑल द अबव रिएक्शन आर कॉमन फॉर, ऑल द अबव रिएक्शन आर कॉमन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑल द अबव रिएक्शन आर कॉमन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आप मुझे बताओ ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? ये एडिशन है या ये सब्स्टिट्यूशन है? क्या है ये? एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है, क्या है? बोलो। सब्स्टिट्यूशन है ना ये? कैसे बताएं आपको? जब क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन में मैंने एक स्टेटमेंट बोला था शुरू में, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, और मैंने ये भी बोला था ये स्टेटमेंट क्लियर है तो सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। हम जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं कैसे करते हैं? प्रोडक्ट के बेस पे करते हैं। यानी ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन से प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हुए भाई? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या हुआ? इस O की जगह पे कौन आ गया? ये NZ आ गया ना भाई। ये कौन सी रिएक्शन हुई? सब्स्टिट्यूशन हुई। अब इसका मैकेनिज्म कैसा होता है? इसके मैकेनिज्म में पहले N का अटैक होता है, यानी वो होता है एडिशन, और फिर वो आगे जाके फिर वो वाटर निकलता है, यानी बेसिकली एडिशन एलिमिनेशन होता है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ इसका? ये एक SNAE मैकेनिज्म है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझे आप? तो सेकेंड पॉइंट लिखो, it is a SNAE reaction, nucleophilic substitution reaction by addition elimination mechanism। AE का मतलब क्या था? एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। उसमें एसिड बेस स्टेप हटा दो, इट इज ए SNAE रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन बेस्ट यील्ड कब देता है? ये बेस्ट यील्ड के लिए हमने pH लिखा था, इट गिव बेस्ट यील्ड एट pH 4 to 5। अब वेरी लो pH पे क्या होगा? एट लो pH, जैसे pH 1 ले लिया आपने फॉर एग्जांपल। हाँ, तो pH 1 पे हमारा जो एमीन है ना, हाईली एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होने से न्यूक्लियोफाइल किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो हमारा मैकेनिज्म में हमारा इसका रोल क्या है? एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करना है। तो हाईली एसिडिक मीडियम में ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, कीटोन भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, यानी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो आप pH लो पे रिएक्शन नहीं करोगे। और अगर आपने हाई pH पे किया, जैसे मान लीजिए pH 12 वगैरह ले लिया फॉर एग्जांपल, तो आगे एक रिएक्शन होती है, जैसे मान लो ये हाइड्रेजोन बनाया। यार एक वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन किया था हमने। वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन फॉलोड बाय QH हीट। तो अगर ये हाइड्रेजोन बना और वहां पे अगर हाईली बेसिक सॉल्यूशन हुआ, तो ये N2 निकल के एल्केन बन जाएगा। यानी ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ये बेसिक मीडियम में क्या है? अनस्टेबल। एक तो हमारा प्रोडक्ट ही अनस्टेबल है बेसिक मीडियम में, वो N2 इवॉल्व करेगा। दूसरा, हाईली बेसिक सॉल्यूशन में एक और प्रॉब्लम आएगी ना, कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH2, और फिर न्यूक्लियोफाइल OH-, ये भी तो रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, ये भी इसका अल्फा H लेगा, दूसरी रिएक्शन स्टार्ट करेगा। यानी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल NH2 को डोमिनेट करेगा, प्लस प्रोडक्ट भी अनस्टेबल है।
तो इन दोनों को मिला के जो बेस्ट यील्ड आती है ना, वो आती है pH 4 to 5 में, माइल्ड एसिडिक मीडियम के अंदर। तो हमको ये नंबर याद रखना है। क्या करना है, इसको याद रखना है, किस pH बेस्ट यील्ड आएगी 4 to 5। तो थर्ड पॉइंट लिखो, अबव रिएक्शन गिव बेस्ट यील्ड at pH 4 to 5। Above reaction give best yield at pH 4 to 5। लो pH पे क्या होगा, हाई pH पे क्या होगा, वो लिख सकते हो आप। लिख लिया सबने? कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए ना। अब फोर्थ लिखो, क्या इस रिएक्शन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं क्या? और क्या इस रिएक्शन में डायस्ट्रोमर बन सकते हैं? बन सकते हैं ना, ज्योमेट्रिकल जो होंगे डायस्ट्रोमर भी होंगे। तो वो भी लिखो आप, फोर्थ स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर and diastereomer can be formed in this reaction। Geometrical isomer or diastereomer can be formed in the reaction। कितने पॉइंट हो गए? 2,4-DNP किसका टेस्ट है, एल्डिहाइड का टेस्ट है या कीटोन का? दोनों का। ये भी लिखो आप, 2,4-DNP इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखा आपने, 2,4-DNP इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर नेक्स्ट लिखो, और क्या लिख सकते हैं इसमें? इसमें ये जैसे हाइड्रोजीन है ना, इसको हमेशा एसिड में रखते हैं। तो जैसे आपको कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि ये एसिड में रखेंगे तो ये सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। ये अनस्टेबल है, क्योंकि जैसे आप एयर वगैरह में एक्सपोज करोगे N2 इवॉल्व कर लेगा। तो अगर आप इसको एसिड में रखोगे तो ये एसिड बेस होके प्रोटोनेट होके आयनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। और आयनिक मॉलिक्यूल स्टेबल होता है या अनस्टेबल होते हैं? स्टेबल होता है। तो आपको जरूरी नहीं कि हाइड्रोजीन ऐसा लिखा मिले, हाइड्रोजीन डॉट HCl या ऐसे फॉर्म में लिखे, इसका मतलब ओरिजिनली उसको रखते ही वैसे है। तो वो भी लिखो आप, हाइड्रोजीन एंड डेरिवेटिव आर केप्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन। हाइड्रोजीन एंड डेरिवेटिव आर केप्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन। Hydrogen and derivative are kept in acidic solution so that covalent convert into ionic, and ionic are stable and easy to store। तो सॉलिड होते हैं, आसानी से स्टोरेज भी हो जाता है और स्टेबल भी होते हैं। So that covalent convert into ionic molecule and ionic molecule are stable and easy to store।
एक तो पानी की बाल्टी भर के रखते हैं, एक गेहूं स्टोर करके रखते हैं। गेहूं आसानी से स्टोर होता है ना, सॉलिड आसानी से स्टोर हो जाता है। स्टोर से याद आया, ब्लिंकिट ने गजब किया यार, स्टोरेज वाला ई कॉमर्स की डेफिनेशन बदल दी उन्होंने यार। कहाँ अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह आज ऑर्डर करेंगे, परसों आएगा, नरसों आएगा। इसका नाम ब्लिंकिट, और वो बहुत चल रहा है बेंगलोर वगैरह में, जेप्टो। और एक और आ गया, वो एक और नाम क्या उसका यार, इंस्टामार्ट रह गया। इंस्टामार्ट तो जियो वालों का है, अच्छा स्विगी वालों का है। ब्लिंकिट वाले को मैंने पूछा यार, मतलब तुम यार बड़ा जल्दी आते हो यार, यहाँ रास्ते में ही स्टोर है इनका तलवंडी पे, बहुत सारे बच्चे खड़े रहते हैं, वो मेरे घर से 9 मिनट में आते हैं फिक्स। तो मैंने कहा यार कैसे करते हो यार, तो उसने कहा कि हमारा तो पूरा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है फ्यूचर में ब्लिंकिट का मॉल भी आएगा। उन्होंने सब कुछ प्रोडक्ट अपने लगा रखे हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है वो तुरंत, वो पेपर बैग है उनका, पेपर बैग में जो भी चीज़ें आती है फटाफट डाल देते हैं वो। अब वो अंदर कैसे करते हैं मुझे पता नहीं है, वहाँ भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी है ना भाई, कि किसी फ्लोर पे जाना है, कहाँ जाना है। और वहाँ से जैसे मैं ऑर्डर करता हूँ ना, 1 या 1.5 मिनट के बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई वो बंदा चल पड़ा है, और 9 मिनट में तो मेरे घर पे आ जाता है वो, जबकि मैं वहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ। क्या ज़बरदस्त है ना यार। तो दिन में अब 3-4 बार तो हमारा ब्लिंकिट आता ही आता है। मान लो आलू खत्म हो गए फॉर एग्जांपल, है ना, तो पहले स्ट्रेस रहता था आलू खत्म हो गए, अब आलू घर पे मंगवा लेते हैं। अब वो क्या करता है कि कम पैसे की चीज़ें मंगाते हो ना, तो वो डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा लेता है, 30 रुपये लेता है वो, है ना, और आप ज़्यादा मंगाते हो तो फिर वो 12 रुपये लेता है। उसका तरीका भी हमने ढूंढ लिया भाई, जिसको तो मंगाना होता है ना, जैसे कल फेविक्विक मंगानी थी, तो फेविक्विक मंगानी थी ना, तो फेविक्विक तो 5-10 रुपए की आती है सर, और वो उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको सुबह है ना उसमें मतलब कार्ट में डाल के रख दिया ना। तो मैंने ऐसे ही, वो हमारे क्या सब अकाउंट घर में लिंक्ड है ना, एक ही अकाउंट सब लोग यूज़ करते हैं, मुझे भी दिखता है, बच्चों को भी दिखता है, वाइफ भी यूज़ करती है, सबको दिखता है। तो मैंने कहा पता नहीं फेविक्विक वगैरह छोड़ो, अपन दिमाग लगाया नहीं अपन ने, ठीक है। शाम को मैंने देखा उसमें एक और ऐड हो गया, ठीक है, फिर वो मतलब इंतजार कर, फिर लास्ट में देखा कि वो हरी मिर्च भी ऐड हो गई उसमें, ठीक है। जैसे ही वो 12 पे आया, वो ऑर्डर कर दिया, क्योंकि वो फेविक्विक तो अर्जेंट था नहीं, तो आपने भाई पैसे भी तो बचाने हैं। 30 रुपए की जगह फिर कितने रुपए लगे, 12 रुपए लगे। लेकिन शानदार। अब पहले हम अमेजोन बहुत भारी यूज करते थे, मतलब 90% चीजें अमेजोन और डी मार्ट से ही। अब आजकल तो अमेजोन यूज ही नहीं करते, मतलब अमेजोन कब यूज करते हैं, जब जो चीज ब्लिंकिट पे नहीं होती है तो अमेजोन पे जाते हैं। समझ रहे हो तुम? तो ये देखो पावर ऑफ यंग इंजीनियर्स, सारा समझ रहे हो? 2 यंग बच्चों ने पूरा ई कॉमर्स सेक्टर बदल दिया। अब तो अमेजोन में भी आने लगा है कि हम कल डिलीवरी देंगे। अब कल में भी हमको लेट लगता है, कल का जैसे हम वो आलमंड मिल्क में यूज करता हूँ जनरली, तो वो क्या होता है रास्ते में खराब हो जाता है। तो पहले अमेजोन के जो आते थे ना, 2 में से 1 बार तो खराब ही हो जाता है वो, फिर उसको फ़ोन करो ये वो। तो मैं देखता हूँ ब्लिंकिट वाले पे है तो मंगा लेते हैं, नहीं है तो वेट कर लेते हैं कि वो चलता है ना 2-3 दिन। लेकिन अमेजोन को एकदम अवॉइड करते हैं। देखो अब आगे लिखो एग्जाम्पल। सौरभ अगर स्टार्टअप में आ गया ना, सौरभ तो ऐसा कहेगा भाई 1 मिनट में डिलीवरी, बस आप सोचो और आपके सामने एकदम। अब लिखो प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। सौरभ के स्टार्टअप में 2% का मैं पार्टनर हूं। सौरभ याद है कि नहीं याद है, कहाँ गए 2%? बाद में तुम भूल जाते हो यार, मतलब इंडियन आदमी की ये प्रॉब्लम है, मतलब ही बहुत होता है यार। लेकिन सौरभ नहीं है, मैं जानता हूं।
आपको इनके प्रोडक्ट बनाने हैं। जहां जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं ना, वहां लिखना है आपको। हो गए सारे? कितने में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है इसमें? इसमें पहले वाले में ज्योमेट्रिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ? बन रहा है ना। इसमें EZ बन जाएगा। इसमें इससे भी वाटर निकाल के दूसरे में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तीसरे में हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, इसमें नहीं बन रहा है। D में बताओ, इसमें भी वाटर निकल के ये बन जाएगा हाइड्रोजोन। E में बताओ, ये निकलेगा वाटर। इसमें बन रहा है ना ज्योमेट्रिकल। और F में बन रहा है नहीं बन रहा है? F में भी बन रहा है ना। G में
जी में भी बन रहा है, एच में आपने कौन सा नाइट्रोजन अटैक किया? राइट वाला किया ना आपने। क्योंकि राइट वाला हमारा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक था और इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। जाएगा ना रेजोनेंस में। रेजोनेंस में जाने का मतलब उसकी न्यूक्लियोसिटी कम हो गई, नो रिएक्शन थोड़ी होगी, है ना। समझ गए भाई? आगे बढ़े।
आगे वाली डीपी मिली क्या? ओके भाई, जैसे आई में क्या बना है? आई में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इंट्रामोलिकुलर ऐसे नहीं कर दो। कितने मेंबर का रिंग बनेगा बताओ? C डबल बॉन्ड N, ये कार्बन, 2 कार्बन और NH2, 6 मेंबर रिंग बन गया ना ये। ऐसे ही हम J में भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर लेंगे। तो कितने मेंबर का रिंग बन गया बताओ? 5 मेंबर का रिंग, ठीक है ना। K में क्या होगा बताओ? K में पहले रोजनमुंड, इससे क्या बना? एल्डिहाइड, फिर वाटर निकलने के बाद ऑक्साइन, एल्डो ऑक्साइन, है ना। L में क्या होगा बताओ? L में पहले तो तुमने ये रोजनमुंड किया होगा ना यहां पे, तो यहां पे रोजनमुंड किया, ये हटा दिया होगा, और इस जगह पे क्या आ गया था बताओ? H। अरे यार, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में अब ठीक है। ये बना हमारा A, है ना, यहाँ एक H होगा। अब इसकी रिएक्शन करनी है हाइड्रोजीन से, तो बताओ पहला अटैक कहां होगा? वो आप ऐसे कहीं भी अटैक करो, प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, लेकिन पहला कहां होगा? हाँ, एल्डिहाइड पे करेंगे ना पहला, या नीचे एल्डिहाइड पे अटैक करेंगे। ऊपर वाला क्या हमारा? कीटोन, फिर ऊपर वाला कीटोन से, इससे हमारे पास बन जाएगा, कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 6 मेंबर रिंग बन रहा है। डबल बॉन्ड N, फिर एक और बनेगा C डबल बॉन्ड N, और यहां आएगा फिनाइल। देखो जरा, सही बनाया? ये बनाया हमने। M और N तो हो गए होंगे। MnO ट्राई करो, कर लिए? M का क्या आंसर रहा? इसको रिवर्स कर देंगे ना हम लोग, यहां पे H2 और यहां पे O,
आपने ले लिया होगा कीटोन एंड हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका क्या आंसर रहा बताओ? साइक्लोपेंटेनॉन एंड हाइड्रोजीन। ओ कैसे बनाया? ओ इंट्रामोलिकुलर। जैसे अपन फॉरवर्ड में वाटर निकालते हैं ना, वैसे ही बैकवर्ड में वाटर ऐड कर दो उसको, है ना। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक फॉरवर्ड की बन गई है तो वही बैकवर्ड की हो जाएगी। इंट्रामोलिकुलर से बना लेंगे। समझ गए भाई? अब इसमें एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, वो बताना है आपको। पी में फाइनल प्रोडक्ट इज एरोमेटिक, क्यू में भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एरोमेटिक है। PQ और R में भी जो फाइनल प्रोडक्ट है एरोमेटिक। बना हो जाएगा तीनों एरोमेटिक। और वो सिंगाने जी को काजू की बोल देना यार, बोल दिया ना। बोलना दो वैरायटी के लेकर आए, एक सॉल्टेड और एक नॉर्मल। एक तो काजू बहुत फेमस है और एक वहाँ का शराब बहुत फेमस है, फैनी, फैनी नाम से है ना। काजू से ही बनता है शायद, है ना वो। बनाओ भाई, जी तोड़ कोशिश करो, कैसे घुमा फिरा के एरोमेटिक बना दो उसको। सीधे तरीके से बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो देखो एडजस्टमेंट करके दिमाग लगाओ कि क्या बन सकता है। कई बार यहाँ तुक्का भी काम कर जाता है। क्या भाई नीरवी, कैसी हो? ठीक हो? इंडिया में पता है सबसे अच्छी जगह कौन सी है रहने के लिए? सबसे बेस्ट जगह, मतलब जहाँ रहने में लगेगा एकदम यार, मतलब कहाँ रह रहे हैं? कश्मीर। और सबसे शानदार जगह है आर्मी एरिया। आर्मी के जो खुद के एरिया होते हैं ना, क्या वर्ल्ड क्लास चलता है।
हमारे पहले मेरे जोधपुर में है ना, जोधपुर में एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है, और मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर एक रोड चलती है, रोड के उस तो पूरा आर्मी एरिया है, कम से कम 15-20 किलोमीटर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है। तो पहले जब ये टेररिस्ट का इतना नहीं था ना, 90s जब हम तो 90, तो हम लोग आर्मी एरिया के अंदर जो ग्राउंड्स है ना ओपन रहते थे, हम खेलने जाते थे। वहाँ पे आर्मी के थिएटर है, वहाँ पे 1 रुपया लगता था, 1 रुपया मूवी टिकट था। आर्मी की कैंटीन है, सब्सिडाइज मिलती थी, आराम से कोई एक्सेस था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब से ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई ना, वो गेट के ऊपर ही AK-47 लेके खड़े हैं। मैं गया था पिछले 6 महीने पहले, मुझे लगा शायद जाने देंगे, तो मैंने वो 47 देख के फिर आइडिया ड्रॉप कर लिया। लेकिन अंदर का जो एरिया ना, मेजर शैतान सिंह, वो आर्मी एरिया और ऑफिसर मैस वगैरह, जबरदस्त। अरे भाई बातचीत में लग गए, बनाओ। अच्छा, पहला वाला थोड़ा सा इजी है, ये तो हो जाएगा। इससे तुमने वाटर निकाला, पहले वाटर निकलने के बाद ये क्या बना बताओ? C+NOH ऑक्साइम बन गया ये। अब इसको कुछ करके एरोमेटिक बना सकते हो, क्या कर सकते हो? इसका आप कर दो टॉटोमेरिज्म, इस H को माइग्रेट कर दो, या इन शॉर्ट अपन सीधा बोलते हैं पैराटॉटोमेरिज्म। भाई टॉटोमेरिज्म में H माइग्रेट करता है ना, इसको यहां ले जा सकते हो, यहां ले जा सकते हो, यहां ले जा सकते हो। तो हमने कर दिया इसका PT। PT का फुल फॉर्म क्या है भाई? पैराटॉटोमेरिज्म। तो ये नॉन एरोमेटिक किस में बदल गया हमारा? एरोमेटिक में। क्या भाई नीरवी? मेरे सगे मौसादी जो है ना, वो आर्मी में थे, मतलब रिटायर हो गए, सूबेदार थे आर्मी में। अभी भी वो लाइफ है ना, आर्मी की तरह जीते हैं वो। रिटायर काफ़ी टाइम हो गया उनको, 15 साल हो गए होंगे। नहीं, वो किसी एक कंपनी में सिक्योरिटी में है। उनका डिसिप्लिन वैसा ही है, सुबह उठना, 1 घंटा एक्टिविटी करना, और फिटनेस लेवल आज भी मतलब बहुत अच्छा है। आर्मी सबसे ज़्यादा एक डिसिप्लिन, एक फिटनेस लाइफ टाइम रहती है। चलो, अरे क्यू का कुछ किया तुमने भाई? तो यहां से आपने वाटर निकाल लिया ये, और ये वाटर निकाला। इससे बताओ एरोमेटिक बना या नहीं बना, ये बताओ। इसके एरोमेटिक बनने में दिक्कत क्या है? इसके एरोमेटिक बनने में दिक्कत है, ये बीच वाला sp3 कार्बन है ना भाई, ये नॉन एरोमेटिक है। इसका क्या किया जाए कि एरोमेटिक बन जाए? इसको डालता हूं, बोलो भाई। इसका क्या करेंगे आगे? टॉटोमेरिज्म। ये अल्फा H को टॉटोमराइज कर सकते हैं ना हम लोग, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा जोड़ तोड़ के देख लो। हाइड्रोजन को कहीं माइग्रेट करना हो तो कर दिया करो, वो टॉटोमेरिज्म हो रहा है ना। H को मूव कर दो इधर उधर कहीं, अल्फा पे हो तो ऐसा हर किसी H को नहीं। तो पहले तो आप सिंपल डिहाइड्रेशन कर दो, और फिर उसको टॉटोमेरिज्म कर दो। अल्फा H टॉटोमराइज कर सकता है। समझ गया भाई? R वाला इंपॉर्टेंट है, ये 2,5 डाई कीटो, इसको बढ़िया से दिल दिमाग में लिख लेना। ये एरोमेटिक बनेगा
5 मेंबर रिंग हैविंग नाइट्रोजन, पायरॉल बना लेगा, पायरॉल। ट्राई करो कैसे बनेगा। मराठी मानुस और बातें कर रहे, बनाओ जरा भाई। ये प्रोडक्ट बन चुका है, अब तुमको बनाना है बस। जब भी ये 2 कीटो होंगे ना, एरोमेटिक बनने के पूरे चांस हैं। ये 2 एल्डिहाइड या 2 कीटो, इस टाइप के एग्जांपल जेईई एडवांस में बहुत आए हैं। जब भी डाई कीटो हो, पूरा चांस है एरोमेटिक बन जाएगा वो। गायब हो गया। क्या होगा बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? पहले अपन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे ना इस पे। पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक करो और फिर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कर दो। यहां तक ठीक है? इसके बाद क्या होगा बताओ भाई? एरोमेटिक बनने के लिए उसको रिंग बनना पड़ेगा पहले, है ना? और रिंग के लिए क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर अटैक। पहले सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक, दूसरा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये आएगा OH और यहां पे भी आएगा OH। यहां तक ठीक है ना? इसके बाद क्या होगा बताओ? डिहाइड्रेशन कर देंगे। इसके बाद इसका होगा डिहाइड्रेशन। और ये क्यों आसानी से डिहाइड्रेट हो रहा है? क्योंकि ये पायरॉल डेरिवेटिव बन रहा है विच इज एरोमेटिक। ये मिथाइल हटाओगे तो पायरॉल हो जाएगा ना। तो क्या याद रखना है कि जब भी 2 कीटो हो ना, वो ऐसे रिंग बना लेंगे ऐसे। समझ गए आप? बहुत सवाल आए हैं ऐसे, 4-5 बार आ गया क्वेश्चन। जब भी 2 कीटो हो, वो रिंग बनाने के पूरे चांस है, और रिंग बना के एरोमेटिक होने के भी पूरे चांस है। एरोमेटिक बनाने के लिए वाटर उड़ाना पड़े तो सोचना नहीं है कि कैसे उड़ा, क्यों उड़ा। एरोमेटिक बनाना वो। और लोकहित में क्या हाल है? हॉस्टल में क्या हाल है? खाना भी वही बेसमेंट में मिलता है, ऊपर मिलता है? तुम किस में हो? चेंज हो गए तुम वहां से इधर आ गए? अच्छा, वसंत जी वाले कैसा खाना वाना कैसा खिला रहे हैं? बढ़िया एकदम ना। मतलब उनका वो रेस्टोरेंट हमेशा खुला रहता है क्या? हाँ, अच्छा, जैसे मतलब फिक्स टाइम रहता है, इस समय जाके खाओ, ऐसा नहीं कभी भी जाओ कभी भी खाओ फिर, ऐसा नहीं है? अच्छा, खाली तुमको ही खाना अलाउड है कि 2-4 दोस्त आ जाए तो उनको भी अलाउड है? तो पेरेंट्स को अलाउड है। क्या भाई लिख लिया सबने? तुम लोगों के हॉस्टल में खाना वाना कैसे चल रहा है? कितने लोग अपने हॉस्टल में खाने से संतुष्ट नहीं है? कितने लोगों का अच्छा है भाई, खाना बहुत अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया खाना? अच्छा, ये जो संतुष्ट नहीं है उसका कारण क्या है? मिर्ची ज्यादा है, या तेल ज्यादा है, या कच्चा पका खाना है? तेल ज्यादा है, या फिर वैरायटी नहीं है? वैरायटी नहीं है। अच्छा, पता ही नहीं चलता क्या खा रहे हैं।
अच्छा बेकार ही बनता है। अरे यार। चलो कोई बात नहीं, मतलब जैसा भी है खाना तो पड़ेगा ना यार।